हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है टॉपिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो कि यूनिट नंबर 2 यानी कि सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो उस पर मैंने वीडियोस बना रखी है, उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर इस वीडियो के बाद आपको वीडियोस विजिबल हो जाएंगी, आप जा करके पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने करा हुआ है ये टॉपिक और आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं अपना इस टॉपिक से सबसे पहला क्वेश्चन जो है जून 2022 शिफ्ट 2 के अंदर आया हुआ है और ये क्वेश्चन है एंडोसाइटोसिस से। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें 3 तरीके मेनली हम पढ़ते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? एंडोसाइटोसिस से आया है, जिसको हम सिक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेप्स इन क्लेथरिन कोटेड वेसिकल फॉर्मेशन इन द सिक्रेटरी पाथवे। तो यहाँ पर ये जितने भी स्टेप आपको दिए गए हैं ये चारों स्टेप मिलते हैं क्लेथरिन कोटेड वेसिकल फॉर्मेशन में। आपको बताना है इनका सीक्वेंस किस तरीके से है। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन मेकिंग अ क्लेथरिन कोटेड वेसिकल। मतलब अगर हमें क्लेथरिन कोटेड वेसिकल बनानी है तो उसके लिए जो सीक्वेंस दिए गए हैं, मतलब ये जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको सीक्वेंस वाइज लगाइए कि पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी एंडोसाइटोसिस होता है तो वहां पर एक वेसिकल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस तरीके से एक वेसिकल बनती है। इस वेसिकल में यहाँ एडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, उन पर लगा होता है क्लेथरिन प्रोटीन। एडेप्टर होते हैं यहाँ, उस पर लगा होता है क्लेथरिन। अंदर यहाँ रिसेप्टर होते हैं और उन पर लगे होते हैं लिगेंड। तो इस तरीके से ये बन जाती है क्लेथरिन कोटेड वेसिकल। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट दिया है रिसेप्टर, लिगेंड, रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग। तो सबसे पहले जैसे ये मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं रिसेप्टर्स। तो इस वेसिकल की फॉर्मेशन में ये जो वेसिकल बनने वाला है, सबसे पहले जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। लिगेंड का रिकॉग्निशन होता है, उसकी पहचान होती है रिसेप्टर के साथ में, और फिर बाइंडिंग होती है। तो सबसे पहला स्टेप ये है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले होगा कि रिसेप्टर लिगेंड का रिकॉग्निशन होगा और बाइंडिंग होगी। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ एडेप्टर प्रोटीन एंड क्लेथरिन, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जैसे ही यहाँ रिकॉग्निशन हो जाता है तो फिर यहाँ एडेप्टर प्रोटीन आता है, जो एडेप्टर प्रोटीन होता है जिससे कि बाइंड करता है क्लेथरिन। तो फिर यहाँ क्लेथरिन की बाइंडिंग होती है। सेकेंड स्टेप ये है, बिल्कुल सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पर ये होगा, फिर सेकेंड पर ये होता है वेसिकल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। फिर ये पूरा वेसिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब ये यहाँ पर इस तरीके से आता है जिसमें यहाँ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और उन पर लगा हुआ है लिगेंड। यहाँ एडेप्टर प्रोटीन है, उस पर क्लेथरिन लगा हुआ है। फिर यहाँ एक प्रोटीन आकर के डायनामिन इनको अलग करके पूरी वेसिकल की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये भी सीक्वेंस में दिया है कि थर्ड पर फिर वेसिकल की फॉर्मेशन होती है। अनकोटिंग ऑफ क्लेथरिन कोट, जैसे ही अब ये सेल के अंदर जाता है, मतलब ये मेम्ब्रेन में था, सेल के अंदर आ गया है, आने के बाद फिर यहाँ से ये जो क्लेथरिन है, एडेप्टर है, ये हट जाते हैं, मतलब अनकोटिंग हो जाती है। पहले कोटिंग हुई थी, फिर अनकोटिंग होती है क्लेथरिन कोट की। तो ये भी सीक्वेंस में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, लेकिन ये ऑलरेडी सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आया हुआ है जून 2019 में और क्वेश्चन दिया है द सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट एनिमल सेल्स, अ म्यूटेशन इन द इंट्रिंसिक फॉस्फोराइलेशन साइट ऑफ द पंप इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट। जो सोडियम पोटेशियम पंप है, अगर आपको याद है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने पंप और कैरियर पढ़े थे। पंप में हमने कई सारे टाइप पढ़े हैं, जिसमें आता था एक पी एटीपीएज, मतलब कि जो पी टाइप एटीपीएज होता है वो सबसे पहला टाइप हमने उसमें पढ़ा था।
पी टाइप एटीपीएज का एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि हर एक एनिमल सेल के अंदर मिलता है। तो इसको पी एटीपीएज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, तभी जाकर के ये एक्टिव होता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप लगा होता है, अगर उसके इंट्रिंसिक फॉस्फोराइलेशन वाली साइट पर म्यूटेशन हो जाता है तो फिर क्या अफेक्ट होगा? इज मोस्टली लाइकली टू अफेक्ट, मतलब इन चारों में से कौन सी बात है जो ये बताती है कि अगर सोडियम पोटेशियम पंप में हम जो इंट्रिंसिक फॉस्फोराइलेशन वाली साइट है उस पर अगर हम म्यूटेशन कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। पहले इस तरीके से जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में ये पोटेशियम और सोडियम वाला पंप लगा होता है इस तरीके से, जिसमें दो साइट होती हैं, एक अल्फा और एक होती है बीटा। एक बीटा साइट होती है, एक अल्फा साइट होती है। तो फॉस्फोराइलेशन जहां होता है वो अल्फा चेन पर होता है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप में अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है। जहां पर फॉस्फोराइलेशन होता है वो अल्फा साइट है, और ये अल्फा साइट ही पंप करती है सोडियम को भी और पोटेशियम को भी। ठीक है, यानी सोडियम को अंदर लेके आना है या बाहर छोड़ना है, पोटेशियम को अंदर लाना है या बाहर छोड़ना है, जो भी है ये सब अल्फा जो चेन होती है वो करती है। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन ना हो, क्योंकि जहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यानी अल्फा चेन, उसमें हमने कुछ म्यूटेशन कर दिया है जिस वजह से ये बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, जब दोनों को ये ट्रांसपोर्ट करती है, सोडियम को भी पोटेशियम को भी, तो अगर इसमें ही म्यूटेशन है तो दोनों का ही जो ट्रांसपोर्ट है वो अफेक्ट होगा, ना कि केवल सोडियम का, ना कि केवल पोटेशियम का, क्योंकि दोनों को ये ट्रांसफर कर रही है। तो दोनों के ही ट्रांसपोर्ट में अफेक्ट हो देखने को मिलेगा यदि हम म्यूटेशन कर देते हैं। द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम ओनली, इसमें क्या कह रहा है कि अफेक्ट पड़ेगा केवल सोडियम के आउटवर्ड मूवमेंट पे, तो गलत हो जाएगा। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम, ये भी गलत है। बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, ये बिल्कुल सही बात है। पोटेशियम भी और सोडियम दोनों के ही मूवमेंट में अफेक्ट पड़ेगा यदि इस साइट पर म्यूटेशन होता है। फोर्थ में दिया है नो इफेक्ट ऑन पंप एक्टिविटी बट अफेक्ट द इट्स स्टेबिलिटी, मतलब उसकी जो पंप करने की एक्टिविटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है द थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, जिसको एबीसी ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं, उनके बारे में पूछा है। ऑल आर पी ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब जो एबीसी ट्रांसपोर्टर होते हैं, क्या वो सारे पी ग्लाइकोप्रोटीन है? फाउंड ओनली इन द यूकैरियोट्स। और थर्ड दिया है आर बोथ मेम्ब्रेन स्पैनिंग ट्रांसपोर्टर डोमेन दैट रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट एंड एटीपी बाइंडिंग डोमेन अफेक्ट द ट्रांसलोकेशन बाय फॉर्मिंग चैनल्स। देखो, ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो चैनल नहीं होते, पंप होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सारे ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होते, ये भी गलत हो जाएगा। केवल यूकैरियोट्स में नहीं, बाकी में भी ये देखने को मिलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एबीसी के लिए सही बात क्या है कि उसके पास दो डोमेन होते हैं, एक एटीपी से बाइंड करता है, दैट्स वाई इसका नाम एटीपी बाइंडिंग कैसेट है। उसके पास एक स्पेसिफिक डोमेन होता है जो एटीपी से बाइंड करता है, ठीक है। तो आर बोथ मेम्ब्रेन स्पैनिंग ट्रांसपोर्टर डोमेन दैट रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट एंड एटीपी बाइंडिंग डोमेन, मतलब दोनों ही जो डोमेन है जो सबस्ट्रेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और एटीपी से बाइंड करते हैं, वो क्या होंगे? मेम्ब्रेन स्पैनिंग ट्रांसपोर्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल मेंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इनसाइड द लाइसोसोम बिकॉज ऑफ। इसमें लिखा है कि सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर प्रोटोन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई रहती है। वो किस तरीके से हाई रहती है? क्या उसके पास ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से प्रोटोन है उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है अंदर? तो वो होता है एटीपी पावर्ड जो प्रोटोन पंप होता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में, वो वहाँ पर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि ये जैसे लाइसोसोम है तो उसकी मेम्ब्रेन में जो है वी टाइप एटीपीएज लगे होते हैं। इसकी मेम्ब्रेन में वी टाइप
ATPase लगा होता है जो कि ATP को यूज करता है और लाइसोसोम के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। ऑलरेडी देखो यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन हमें पता है पंप मूव करवाते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, लेकिन फिर भी ये लो वाले भी अंदर ही जाएंगे, यहाँ पर अंदर ही मूव करेंगे ड्यू टू दिस पंप। ठीक है, तो लाइसोसोम के अंदर प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई कैसे मेंटेन रहती है, क्योंकि इस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में एक ATP पावर्ड प्रोटॉन पंप होता है जो लगातार प्रोटॉन को पंप करता रहता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट में दिया है एंटीपोर्टर इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, एंटीपोर्टर नहीं होते हैं, पंप होते हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी नहीं होगा प्रोटॉन चैनल के थ्रू, और फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोटॉन यूनिपोर्टर ये भी नहीं होगा। तो किस लिए होता है, क्योंकि वहां पर ATP पावर्ड प्रोटॉन पंप लगे हुए हैं। तो यहां पर हमारा सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पेन द लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन उसको क्रॉस कर सकते हैं। मतलब देखिए जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन में यहाँ लिपिड की बाइलेयर होती है इस तरीके से। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि इस पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उनके पास ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो उसके लिए होता है अल्फा हेलिक्स। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि कई सारी स्ट्रक्चर होती हैं, अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीटेड है, प्लेटेड है, बीटा टर्न है, ये सब। तो वहां पर अल्फा हेलिक्स अगर प्रोटीन की कन्फर्मेशन है या फिर उसकी स्ट्रक्चर है तो वो आराम से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर यानी कि CFTR इज नोन टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच आयन। जो CFTR है आपको अगर याद हो तो ये हमने पढ़ा था हमारे ABC ट्रांसपोर्टर के अंदर। जो ABC ट्रांसपोर्टर होते हैं उसी का एक एग्जाम्पल है CFTR। तो ये एक आयन के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है जो कि है क्लोरीन आयन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि CFTR क्लोरीन आयन के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है विद इन द सेल। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द लिस्टेड बिलो इज अ P टाइप ट्रांसपोर्टर। इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो कि P टाइप आयन ट्रांसपोर्टर का एग्जाम्पल है। तो अभी हम पढ़ के भी आए हैं सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन पंप। तो ये वाला जो पेयर दिया गया है ये ऐसा है जो कि P टाइप ATPase पंप के अंदर आता है, बाकी ये सब इसके एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये आया हुआ है जून 2011 के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस एक्वापोरिन इज रेगुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 3 हाईली कंजर्व अमाइनो एसिड्स। एक्वापोरिन के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि वहां पर जो है कुछ सीक्वेंस होते हैं जो कि कंजर्व रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होंगे, जो कि था NPA। NPA क्या है? ये 3 अमाइनो एसिड हैं जो कि इस प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। यानी एक्वापोरिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि चैनल बना रहा है मेम्ब्रेन के अंदर ताकि वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो उस प्रोटीन के अंदर ये 3 मोटिफ, ये जो मोटिफ है जिसमें ये 3 अमाइनो एसिड है ये कंजर्व रहता है, NPA। तो यहाँ पर N क्या है? एस्पेरेजिन, P क्या है? प्रोलिन, और A क्या है? एलेनिन। तो यहाँ पर हमारा जो C ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। तो दिया तो सभी में यही है, तीनों के बारे में दिया है, लेकिन उनका सीक्वेंस अलग कर दिया है। सीक्वेंस क्या है? NPA, एस्पेरेजिन, फिर प्रोलिन, फिर एलेनिन। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ये भी जून 2011 के अंदर आया हुआ है। सोडियम पोटेशियम ATPase इज अ टेट्रामर ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सबयूनिट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सबयूनिट आर द सोडियम एंड पोटेशियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा होती हैं। पूछा है कि कौन सी चेन या फिर कौन सी सब यूनिट पर
दोनों सोडियम पोटेशियम बाइंड होते हैं, तो अल्फा पर होते हैं, बोथ ऑन अल्फा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि दोनों ही अल्फा सब यूनिट पर बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। आगे देखिए, ये आया है जून 2012 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्वापोरिन और वाटर चैनल इज नॉट करेक्ट। एक्वापोरिन जिसको हम वाटर चैनल भी बोलते हैं, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। हाँ ठीक है, गलत है, ये आपसे पूछा है। एक्वापोरिन आर फाउंड इन बोथ प्लांट एनिमल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा है, प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल में भी मिलते हैं और बैक्टीरिया के अंदर भी मिलते हैं। एक्वापोरिन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट अनचार्ज मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया, तो ये गलत हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हालांकि ये जो एक्वापोरिन है मेनली वाटर के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक है, मतलब और चीज़ों को भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो ये अमोनिया को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फॉस्फोराइलेशन एंड कैल्शियम कंसंट्रेशन रेगुलेट एक्वापोरिन एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सही बात है, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमें रेगुलेट करना है तो फॉस्फोराइलेशन और कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसके बिहाफ पर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन इज रेगुलेटेड बाय पीएच एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें एक्वापोरिन को रेगुलेट करना है तो फॉस्फोराइलेशन, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, पीएच एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की हेल्प से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि एक्वापोरिन अमोनिया को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2012 दिसंबर का क्वेश्चन है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इज एन आर्केटाइप 4, मतलब जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल का एग्जाम्पल है। ऐसे कैसे? मतलब कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो कि लिगेंड की बाइंडिंग पर ही ओपन होते हैं और फिर आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे मानो ये एक चैनल है, यहां पर आकर के कोई भी लिगेंड बाइंड करेगा, जब ये लिगेंड बाइंड करेगा तब ये ओपन होकर के आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो एसिटाइल कोलिन एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है, जब वो बाइंड करेगा तो वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल होगा, क्योंकि वो लिगेंड से बाइंड होकर के ओपन होता है और फिर आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 2012 में आया हुआ है दिसंबर में। एटीपी ड्राइवन पंप हाइड्रोलाइज एटीपी टू एडीपी एंड फॉस्फेट एंड यूज द एनर्जी रिलीज टू पंप आयन और सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें लिखा है ऐसे पंप जो कि एटीपी से चलते हैं, तो वो क्या करते हैं? एटीपी को कन्वर्ट करते हैं एडीपी में और फॉस्फेट में, और जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है उस एनर्जी को वो यूज करके पंप करते हैं आयन को, या फिर किसी भी सोल्यूट को वो पंप करना चाहते हैं। तो मतलब कोई भी पंप है वो एटीपी को यूज करता है, एटीपी को एडीपी प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है उस एनर्जी को इस्तेमाल करके वो पंप को आयंस को पंप करता है। There are many classes of these pump and representative of each are found in prokaryotic and eukaryotic cell। इसके कई सारे टाइप होते हैं जो कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में मिलते हैं। Which of the following statement about these pump is not correct? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो उन पंप के बारे में गलत बात बता रहा है? ठीक है, देखिए फर्स्ट में लिखा है कि अच्छा हमने कितने पढ़े हैं? हमने 4 टाइप के पढ़े हैं। पी एटीपीज, एफ वाला पढ़ा है, वी वाला पढ़ा है और एबीसी। हमने ये 4 पढ़े हैं, पी, वी, एफ और एबीसी। तो फर्स्ट में लिखा है पी टाइप पंप आर मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विच फॉस्फोराइलेट देमसेल्फ ड्यूरिंग पंपिंग एंड इन्वॉल्व इन आयन ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। ये जो पी टाइप वाले पंप होते हैं कई बार मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं। उनको पी टाइप एटीपीज बोलते इसलिए हैं क्योंकि वो खुद को ही फॉस्फोराइलेट करते हैं और उसके बाद आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सारी बातें यहाँ पर लिखी है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सही।
F type pump normally use the H gradient across the membrane to derive the synthesis of ATP। बाकी जो पंप है वो तो ATP को यूज करते हैं, लेकिन जो F टाइप वाला पंप होता है ये ATP को बनाता है। अगर आपने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो वहां आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर जो थाइलाकोइड होता है उसकी मेम्ब्रेन में ये पंप लगे होते हैं जो कि ATP बनाते हैं H पॉजिटिव ग्रेडियंट को यूज करके। ऐसे ही रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, वहां पर भी ये पंप लगे होते हैं जो H पॉजिटिव ग्रेडियंट को यूज करके ATP की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। V टाइप पंप नॉर्मली यूज वोल्टेज ग्रेडियंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये गलत हो गया है। हमने अभी देखा भी है कि लाइसोसोम के अंदर ये V टाइप पंप होते हैं जो ATP को यूज करके फिर चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो वोल्टेज ग्रेडियंट को यूज करते हैं, मतलब वोल्टेज देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को देखते हैं फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ATP का यूज करके तब चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है ABC ट्रांसपोर्टर प्राइमरीली पंप स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ABC ट्रांसपोर्टर होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स को जो साइज में छोटे होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। पूछा है गलत कौन सा है, थर्ड वाला गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए, ये आया हुआ है दिसंबर 2012 के अंदर। आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लिपिड बाइलेयर परमिएबिलिटी। इसमें लिखा है कि यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में आपको वो वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, मतलब चूज करना है जो बताता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिपिड बाइलेयर परमिएबिलिटी, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, जो लिपिड की बाइलेयर है, उससे कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं फास्ट से स्लो के साइड आपको जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो देखिए, मैंने बताया था आपको जो गैसेस होती हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से मूव करती हैं, तो सबसे फास्ट मूव करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो N2 दिया हुआ है, देखिए ये सिंबल दिया है कि N2 सबसे फास्ट मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि N2 यहाँ है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी सभी में गैस कौन सी है, केवल N2 है, तो ये सबसे फास्ट मूव करेगी, इसकी जो परमिएबिलिटी है वो सबसे फास्ट होगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा का सिंबल भी इसी में लगा है, तो N2 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर N2 बीच में दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ में बता रहा है ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हुए N2 को सबसे कम दिखा रहा है कि जो N2 है वो सबसे स्लो ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। N2 सबसे फास्ट मूव करता है, इसके बाद इथेनॉल मूव करता है, फिर H2 की बारी है, फिर ग्लूकोज है, फिर Ca मतलब कि कोई भी एक आयन है, और फिर RNA है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती दी हुई है, बताया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो यहाँ पर N2 को इधर आना था, लेकिन सिंबल जो है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर भी N2 है लेकिन सिंबल गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट की बात करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, कि जो N2 है सबसे फास्ट मूव करेगा, देन इथेनॉल, देन H2O, देन ग्लूकोज, देन कैल्शियम, देन RNA सबसे स्लो मूव करता है, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो धीरे धीरे मूव करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है 2013 में आया हुआ है, एक्वापोरिन आर अ क्लास ऑफ प्रोटीन दैट आर रिलेटिवली अबंडेंट इन प्लांट मेम्ब्रेन, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वापोरिन, ठीक है। एक्वापोरिन फॉर्म वाटर चैनल इन मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। एक्वापोरिन क्या करते हैं, वाटर चैनल बनाते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये हमारा सही है। सम एक्वापोरिन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अनचार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि अमोनिया, तो बिल्कुल सही बात है। कुछ एक्वापोरिन ऐसे भी होते हैं जो कि अमोनिया को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारा बी भी सही है और ए भी सही है। सी में लिखा है द एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन इज नॉट रेगुलेटेड बाय फोस्फोराइलेशन, गलत हो जाएगा। हम एक्वापोरिन की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प फोस्फोराइलेशन, लेकिन ये कह रहा है नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। द एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। केवल सी गलत है, और सी हमारा इसमें दिया है तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा
द फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। ओके, चलिए तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं इस वीडियो में। अभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इससे अलग किसी भी पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आया है, वैसे मैंने सारे चेक कर लिया है, चेक करके ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया है, वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, उसका आंसर भी मैं बता दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।